नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको टीबी रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। टीबी रोग को वैसे तो यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग, एमटीबी या टीबी कई नामों से जाना जाता है। क्षय रोग ये कैसे होता है? यह सूक्ष्म जीवाणु जिसको माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है के कारण टीबी होती है और यह हमारे शरीर के किसी भी अंग पर असर डाल सकता है। लेकिन टीबी का सबसे सामान्य रूप फेफड़े की टीबी होता है। मतलब टीबी ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन अधिकांश टीबी फेफड़ों के रूप में होती है। मतलब फेफड़ों की टीबी ज़्यादातर पाई जाती है। अक्सर क्या होता है कि टीबी का समय पर पता नहीं चल पाता। इसकी वजह से लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हैं और इसके लक्षणों को लंबे समय तक नज़रअंदाज करते रहते हैं। ऐसे में आपको टीबी के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है। मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। टीबी का बैक्टीरिया सांस से फैलता है। यह छींकने या खांसने पर मुंह से निकले कणों से भी फैलता है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति छींकता और खांसता है तो उसके साथ सूक्ष्म कण जिसको ड्रॉपलेट कहते हैं वो हवा में फैलते हैं। और यदि स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो वो कण स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं फेफड़ों में, तो वो टीबी का एक कारण बनते हैं। एक समय था जब अपने देश में टीबी का लाइलाज बीमारी थी। टीबी एक लाइलाज बीमारी थी, लेकिन अब इसका इलाज संभव है। सही समय पर पूरा इलाज कराने से टीबी पूरी तरह ठीक हो जाती है। ऐसे में टीबी डायग्नोस होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर टीबी का समय पर पता नहीं चल पाता। इसकी वजह से लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है और इसके लक्षणों को लेकर लंबे समय तक नज़रअंदाज करते रहते हैं। ऐसे में आपको टीबी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। प्रसार का माध्यम जैसे आपको मैंने बताया था, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सांस लेते समय हवा के माध्यम से फैलता है। टीबी के रोगी के बलगम में हजारों टीबी के जीवाणु होते हैं और खांसते या छींकते समय टीबी के जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। टीबी के जीवाणु स्वस्थ व्यक्तियों के सांस लेने पर फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। कमजोर व्यक्ति में जीवाणु बढ़ते रहते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। जीवाणु द्वारा व्यक्ति को संक्रमित करने के बाद बीमारी के लक्षण सामने आने में महीनों लग जाते हैं। कम हवादार घरों में जहां रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक ही कमरे में जैसे 10 से 15 आदमी मुंबई जैसे शहर में कमाने के लिए जाते हैं, तो एक कमरे में 5 से 7 लोग रहते हैं। तो ऐसे वातावरण में टीबी फैलने का चांस ज़्यादा होता है। धूल से भरे क्षेत्रों जैसे कि माइंस, खदान आदि जगहों में टीबी ज़्यादा पाई जाती है। कमजोर व्यक्ति को टीबी से ग्रसित होने और मरने की संभावना अधिक होती है। मतलब जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उस व्यक्ति को टीबी की बीमारी का संक्रमण होने का चांस ज़्यादा होता है। अब टीबी से क्या क्या नुकसान होते हैं? टीबी का एक रोगी एक वर्ष में 10 से 15 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर किसी को टीबी है और समय पर इलाज नहीं करवाए वो व्यक्ति, तो एक आदमी 10 से लेके 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है। लगभग 1 लाख महिलाओं को टीबी होने के कारण उनके परिवार वाले छोड़ देते हैं। ये टीबी ऐसी बीमारी है कि इससे लोगों के घर भी बिगड़ते हैं। अगर किसी महिला को टीबी होती है तो उसका पति उसको रखना पसंद नहीं करता है। मतलब तलाक होने का एक मुख्य कारण टीबी बीमारी भी है। लगभग 1 लाख बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं क्योंकि उनके माता या पिता में से किसी एक को टीबी होती है और वो अपना सारा पैसा, अपना समय अपने रोग को ठीक करने में लगा देते हैं। क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और बहुत
इलाज भी ऐसा है कि उससे बहुत दर्द और तकलीफ सहनी पड़ती है। भारत में टीबी निसंतानता का भी एक प्रमुख कारण है। अगर स्त्रियों में बच्चेदानी की टीबी होने के भी बहुत कारण होते हैं और होती है, उसके कारण वो माँ भी नहीं बन पाती है। अब मतलब क्षय रोग का पता कैसे लगाएं, टीबी का पता कैसे लगाएं? अब आप कैसे पता लगाओगे कि किसी व्यक्ति में टीबी है? तो फेफड़ों में टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं? 2 से अधिक सप्ताह से बलगम वाली खांसी आना, मतलब खांसी के साथ कफ या बलगम आता है। 2 सप्ताह से अधिक खांसी चल रही है तो वो टीबी का एक लक्षण है। ऐसे में आपको तुरंत जांच करवानी चाहिए। छाती में दर्द या सांस लेने और खांसने में दर्द होना, मतलब आपकी छाती में भी लगातार दर्द होता रहेगा। कभी कभी रोगी के बलगम में रक्त के छींटों के साथ निम्नलिखित लक्षण भी दिखाई देते हैं। मतलब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? शाम के समय शरीर के तापमान में वृद्धि होना। अगर टीबी है किसी रोगी को तो उसको जब भी शाम होगी तो लगातार उसको बुखार आएगा। वजन कम होना, वजन कम हो जाता है रोगी का। रात में पसीने आना। हाँ, टीबी का एक ये महत्वपूर्ण लक्षण है कि टीबी के बीमार व्यक्ति को रात को पसीने आएंगे। भूख नहीं लगना, टीबी के रोगी को भूख भी कम लगती है, उसे खाना पसंद नहीं आता है, वो उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा। वह कोई भी व्यक्ति जिसे 2 हफ्तों से ज़्यादा समय से खांसी हो, टीबी से ग्रसित हो सकता है। रात में पसीने आने के साथ ठंड लगना, भूख नहीं लगना, ये सामान्य लक्षण है। यदि ऐसा होता है तो उसे निदान के लिए, मतलब उसे जांच कराने के लिए नज़दीक के पीएचसी या सीएचसी, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या टीबी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, मतलब उसको भेजा जाता है। फेफड़े की टीबी का निदान बलगम जांच द्वारा किया जाता है। अगर किसी के फेफड़े की टीबी है तो उसके कफ की जांच की जाती है। 2 छोटी छोटी डब्बी में उसके माइक्रोस्कोप द्वारा कफ में जांच की जाती है, जिससे उसके टीबी के बैक्टीरिया का पता चल जाता है। इसके साथ ही एक्सरे तथा अन्य जांचों की आवश्यकता तब पड़ती है जब मरीज के बलगम में टीबी के जीवाणु न पाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि माइक्रोस्कोप से पता नहीं लगता कि उसके टीबी के जीवाणु है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक एक्सरे को देख के भी पता लगा लेता है कि उसके टीबी की बीमारी है। तो वो एक्सरे के आधार पर भी टीबी का इलाज शुरू कर सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर, हाई रिस्क फैक्टर भी है जो आप में टीबी के खतरे को बढ़ा देते हैं। जैसे एचआईवी या एड्स से जो व्यक्ति ग्रसित है उसे भी टीबी होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो यदि उसके इन जो मैंने ऊपर लक्षण बताए हैं, 4 महत्वपूर्ण लक्षण, उनमें से कोई भी है तो तुरंत प्रभाव से उसकी जांच करवानी चाहिए। डायबिटीज, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो भी उसको टीबी होने के चांस ज़्यादा होंगे। किडनी में कोई समस्या, कैंसर, किसी अंग के ट्रांसप्लांट होने पर दी गई दवाइयाँ और कुपोषण, यदि उसमें पोषण की कमी है, कुपोषण है मतलब कमजोर है वो व्यक्ति, तो भी उसे टीबी होने की संभावना अधिक होती है। अब हम टीबी के इलाज के बारे में बात करेंगे। टीबी का इलाज पूरी तरह मुमकिन है। टीबी अगर सही प्रकार से इलाज लिया जाए तो टीबी पूर्णतया ठीक हो सकती है। सरकारी अस्पतालों और डॉट सेंटरों में इसका इलाज फ्री मिलता है। सबसे जरूरी है कि इलाज टीबी के पूरी तरह ठीक हो जाने तक चले। कई बार क्या होता है कि टीबी से ग्रसित व्यक्ति 1-2 महीने ही इलाज लेके छोड़ देता है। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है, फिर वो दवाई जो उसके टीबी में काम करती है वो नहीं करती। सामान्यतः टीबी का इलाज 6 महीने तक चलता है, लेकिन कई बार व्यक्ति 1 या 2 महीने इलाज लेकर बीच में ही छोड़ देता है कि मैं तो ठीक हो गया, उसको अच्छा फील होने लग जाता है तो वो समझता है कि मैं ठीक हो जाता है। और इलाज
छोड़ने से फिर उसके रोग प्रतिरोधक हो जाती है दवाइयाँ, वो उस रोग में काम नहीं करती है, उसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। फिर वो टीबी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का रूप ले लेती है। टीबी के इलाज में दवा और सही पोषण दोनों ही आवश्यकता है। मतलब जितनी दवाई काम करती है उतना ही व्यक्ति को दिया जाने वाला भोजन है। पूरे इलाज में 6 महीने लगते हैं। हमारे भारत में अब कैटेगरी फर्स्ट दी जाती है, जो 6 महीने तक का कोर्स होता है, जो कि डॉट्स के नाम से जाना जाता है। डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टीबी के इलाज का अभियान है। इसमें टीबी की मुफ्त जांच से लेकर मुफ्त इलाज तक शामिल है। इस अभियान में हेल्थ वर्कर मरीज को अपने सामने दवा देते हैं ताकि मरीज दवा लेने न भूले। हेल्थ वर्कर मरीज और उसके परिवार की काउंसलिंग भी करते हैं, साथ ही इलाज के बाद भी मरीज पर निगाह करते हैं। इसमें 95% तक कामयाब इलाज होता है। टीबी का इलाज 6 महीने तक चलता है। इलाज के साथ साथ सरकार द्वारा उसको पोषण के लिए सहायता भी दी जाती है, जिसे निक्षय पोषण योजना कहते हैं। जब इलाज शुरू होता है तो मरीज के खाते में 1000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है, जो 2 माह के लिए होता है। फिर जैसे जैसे मरीज इलाज पूरा करता जाता है, वैसे वैसे उसको उसके पोषण की राशि का भुगतान किया जाता है। 500 रुपये महीने उसके पोषण की राशि का दिया जाता है और 6 महीने का उसको 3000 रुपये मिलते हैं। इसके लिए मरीज को अपने बैंक की डायरी की फोटो प्रति जहाँ भी उसका इलाज चल रहा है वहाँ जमा करानी होती है। उसके बाद उसको उसके भुगतान की राशि उसके खाते में जमा कराई जाती है। टीबी से कैसे बचा जा सकता है? टीबी की रोकथाम के लिए बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाएं। इसके लिए अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं, जहां ये टीका निःशुल्क लगाया जाता है। ये टीका बच्चे के जन्म लेते ही लगता है और जन्म के 1 साल के भीतर भीतर इसको लगाया जाता है। ये उल्टे हाथ पे लगाया जाता है। पूरे विश्व में ये सार्वभौमिक है, सभी जगह ये उल्टे हाथ पे लगता है, जिसका निशान जीवन भर बना रहता है। टीबी के मरीज के संपर्क में आने से बचें। उनका बेड, तौलिया आदि शेयर न करें और एक ही कमरे में सोएं। जहाँ पर टीबी का मरीज रहता है वो कमरा हवादार होना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए, मतलब उसके 2-3 खिड़कियाँ, दरवाजे हो, ऐसे कमरे में मरीज को रखें। मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी को टीबी डायग्नोस हो तो वे सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। अगर आप घर से बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क लगा कर जाएं, जिससे बाकी लोग इस व्यक्ति के संपर्क में न आए। छींकते और खांसते समय हमेशा मुंह पर मास्क लगाएं, रुमाल लगाएं, ताकि ये टीबी के जो जीवाणु हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैले। यदि आपको टीबी है तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। एक तो खांसते या छींकते समय रुमाल से मुंह ढकना, इससे जीवाणुओं का प्रसार रुकता है। खांसते समय व्यक्ति को छींटों को फैलने से रोकने के लिए अपने मुंह पर एक सुरक्षात्मक साफ कपड़ा रखना या घर से बाहर जाकर पास के किसी खुले स्थान पर खांसना। उस कपड़े को नियमित तौर पर गर्म पानी में या विसंक्रामक जैसे डिटॉल या सेवलॉन से अच्छी तरह से धोया जा सकता है। रोगी को उपचार शुरू करने के बाद कम से कम 2 महीने तक अपने घर के सदस्यों के साथ निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। स्वच्छता संबंधी आसान सावधानियां बरतें और परिवार के अंदर टीबी के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। समुदाय को बच्चे के जन्म के समय लगाए जाने वाले बीसीजी के टीके के बारे में जरूर बताएं, जिससे लगाने से गंभीर टीबी होने से रोकथाम होती है। टीबी के मरीजों को सहायता और देखभाल प्रदान करें और साथ ही उनको किसी तरह के सामाजिक भेदभाव से बचाएं। अब टीबी के बारे में ये जानकारी मैंने दी आपको। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि टीबी 2 प्रकार की होती है, एक तो फेफड़ों की टीबी और एक शरीर के अन्य भाग की टीबी। फेफड़ों की टीबी को
पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और शरीर के दूसरे हिस्से में अगर टीबी होती है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। उसमें कफ के अलावा बाकी के लक्षण दिखेंगे, जैसे रोगी को शाम के समय बुखार आना, रात को पसीने आना और भूख में कमी और वजन लगातार गिरता। टीबी रोग में रोगी का वजन भी कम होता है। इसके साथ ही मैं बच्चों की टीबी के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। टीबी से पीड़ित बच्चों को सामान्यतः खांसी नहीं होती और न ही शाम के समय बुखार होता है। बच्चों में टीबी का मुख्य लक्षण है अच्छा भोजन मिलने के बाद भी लगातार वजन घटना। उन्हें सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। उनकी गर्दन में सूजन तथा त्वचा का रंग हल्का हो सकता है। यदि किसी बच्चों का अच्छा भोजन खाने के बाद भी लगातार 2 महीने तक वजन न बढ़े तो हमेशा टीबी का संदेह करें। टीबी जब बच्चे को होती है तो वह खतरनाक होती है और जल्दी ही बच्चे की जान ले सकती है। टीबी अक्सर फेफड़ों में ही होती है, लेकिन फिर भी यह शरीर के किसी भी हिस्से को बुरा प्रभाव डाल सकती है, जैसे हड्डियां, जोड़, लसिका ग्रंथियां, दिमाग, आँख, गुर्दे, त्वचा, स्त्रियों की अंडनाल तथा पुरुषों के जननांग में, और छोटे बच्चों को इसके कारण तंत्रिका शोथ, मेनिंजाइटिस, टीबी हो सकती है। वयस्कों में इससे मस्तिष्क पर प्रभाव हो सकता है, जिससे सुन्न अथवा दौरे पड़ सकते हैं। ये अनेक प्रकार की टीबी हमारे देश में पाई जाती है। इसके साथ ही जब टीबी के रोग की दवाइयाँ लेते हैं तो उनके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, मतलब साइड इफेक्ट। वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। टीबी रोगी दवाइयाँ सामान्यतः सुरक्षित होती है, तथापि कभी कभी इनका कुप्रभाव भी पड़ सकता है। यदि इनमें से कोई भी आपको दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें त्वचा और आंखों के तारों का पीला पड़ जाना, मतलब पीलिया। टीबी की दवाइयों से अक्सर पीलिया होने की संभावना अधिक होती है। गहन चरण के दौरान धुंधला दिखाई देना, मतलब कई बार धुंधला भी दिखाई देता है, और कई बार चक्कर आना, और आपके सुनने की शक्ति, मतलब कान में घंटियां भी बज सकती है। जैसे किसी के अगर टीबी के उपचार के दौरान इंजेक्शन लग रहे हैं, ज़्यादातर ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में होता है, तो मतलब कान में घंटियों की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही निम्न बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। नियमित और पूर्ण उपचार लेने पर टीबी का आधुनिक दवाइयों से पूर्णतया उपचार किया जा सकता है। दवाइयों के पूरे कोर्स को बगैर इसे रोके यथा निर्धारित नियमित रूप से पूरा करना चाहिए, अन्यथा टीबी की और गंभीर अवस्था हो सकती है। बलगम की अनुपरीक्षण जांचें महत्वपूर्ण है और प्रगति की जांच के लिए इसे करवाना चाहिए। टीबी की जो भी दवाई ले रहा है उसे उसके फॉलोअप जांच भी करवानी जरूरी है। टीबी की डोज 2 प्रकार की होती है, एक होती है आईपी और एक होती है सीपी। आईपी 56 दिन चलती है। उसके बाद में आपको टीबी की जांच करानी पड़ेगी, माइक्रोस्कोपी जांच होगी। यदि एक्सरे से टीबी डायग्नोस हुई तो एक्सरे करा के आपको जांच करानी पड़ेगी। उससे आपको पता लगेगा कि मेरी दवाई जो ले रहा हूँ उससे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो अपने को उस उपचार के बारे में चिकित्सक से सलाह लेनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये होती है 56 दिन की डोज, जिसको आईपी कहते हैं, और एक होती है सीपी कंटिन्यूस फेस, वो चलती है 112 दिन। वो 56 दिन के बाद में 112 दिन चलती है। ऐसे करके ये 6 महीने का कोर्स होता है। तो एक तो आईपी के अंत में जांच होगी और एक सीपी के अंत में जांच होगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसे 3 महीने या इससे अधिक खांसी हो वो तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और बलगम के 3 नमूने की जांच करानी चाहिए।
और टीबी में आप क्या खाएं या नहीं खाएं, टीबी में जितना खा सकते हैं खाएं, खाने पीने में कोई रोग नहीं है। प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार के साथ ऊर्जा वाले आहार भी लें। इसके लिए आपको अंडे खाने की सलाह दी जाती है, अंकुरित दालें, अनाज जिनमें प्रोटीन अधिक होता है वो खाना चाहिए। पनीर भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसके साथ जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। आराम का बहुत ज़्यादा महत्व है। संभव हो तो तब तक कठिन परिश्रम करना बंद कर दें जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ न हो। इसके बाद भी इतना बड़ा काम कभी नहीं करें जिससे आपका सांस फूलने लगे और आपको सांस लेने में कठिनाई हो। पर्याप्त नींद लें और आहार लें। शरीर के किसी अन्य भाग में होने वाले टीबी का उपचार ठीक वैसे ही होता है जैसे कि फेफड़ों की टीबी में होता है। रीढ़ की हड्डी के गंभीर टीबी वाले बच्चों में लकवे को रोकने के लिए शल्य चिकित्सा की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही टीबी के रोग में एक बात ये भी ध्यान रखने वाली होती है, यदि आपके घर में कोई टीबी का मरीज है और उसके साथ 6 साल से छोटे बच्चे रह रहे हैं तो उनको विशेष सावधानी की जरूरत होती है। उनके लिए जब तक टीबी के रोगी का इलाज चलता है तब तक बच्चों को भी एक टेबलेट देनी होती है, आइसोनियाज़ाइड, जो 10 mg पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। इसके साथ ही यदि घर में किसी को तपेदिक हो तो संभव हो तो सारे परिवार में तपेदिक की जांच कराएं, मतलब टीबी की जांच कराएं। किसी अन्य घर में परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी खांसी, बुखार या वजन कम हो रहा है या कफ में खून आ रहा है तो उसकी भी जांच कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस परिवार में टीबी का रोगी है उस परिवार के सदस्यों को टीबी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। बच्चों को तपेदिक का टीबी का टीका लगवाएं। सभी को, विशेष रूप से बच्चों को, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार खाना चाहिए। घर में जो भी व्यक्ति हैं उनको भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। टीबी के रोगी के पास जाने से पहले उन्हें कुछ न कुछ खाना खा लेना चाहिए जिससे कि टीबी होने का खतरा बहुत कम होता है। टीबी रोगी को बच्चों से अलग ही खाना तथा सोना चाहिए। यदि संभव हो तो जब तक खांसी रहे तो उसे अलग कमरे में रखना चाहिए, मतलब बच्चों को टीबी के रोगी के पास नहीं जाना चाहिए। तपेदिक के रोगी को खांसते समय छींकने पर अपने मुंह को कपड़े से ढक लेना चाहिए तथा उसे फर्श पर बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए। यदि वह कहीं थूकता है तो उसे या तो उस पर रेत डालें या उसे पानी से बहा दें। यदि किसी बच्चे में तपेदिक का पहला लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। अगर उसे लगातार 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी आ रही है तो उसे उसके टीबी की जांच करवानी चाहिए। तपेदिक टीबी का तुरंत इलाज कराएं। जिस व्यक्ति को टीबी न हो उससे टीबी नहीं फैलती है। लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड की टीबी, ये प्राय गले के अगल बगल में पीछे की लसिका ग्रंथियां, गिल्टियां जिसे बोलते हैं, में प्रभाव डालती है। एक अकेली फूली हुई दर्द रहित गांठ अक्सर बच्चों में दिखती है, हालांकि एक से ज़्यादा गांठें भी टीबी से प्रभावित हो सकती है। तो अगर गले में गांठ हो रही है तो वो टीबी की गांठ हो सकती है, अतः आपको उसकी भी जांच करवानी चाहिए। रीढ़ की हड्डी की टीबी, प्राय रीढ़ के मध्य भाग में टीबी का प्रभाव होता है, अतः इस तरह की विकृति पैदा होती है। यदि उपचार नहीं किया जाए तो रीढ़ की हड्डी खराब हो सकती है, जो कि अंदर की नाड़ियों को प्रभावित करती है। यदि आपको रीढ़ की हड्डी पर कोई फोड़ा दिखाई दे तो उसकी भी जांच करवानी चाहिए। औरतों की अंडनाल में टीबी, स्त्रियों की श्रोणि प्रदाहकता का एक कारण टीबी रोग भी होता है। मतलब अगर बांझपन है किसी स्त्री में तो हो सकता है उसको टीबी भी हो सकती है। इसके कारण उपचार न होने की दशा में बांझपन आ सकता है। दिमाग को प्रभावित करने वाली टीबी, सबसे खतरनाक टीबी होती है दिमाग की टीबी। जिस टीबी से दिमाग प्रभावित होता है उसके परिणाम स्वरूप दौरे या ऐंठन हो सकती है, जिसके कारण बेहोशी या मौत भी हो सकती है।
अतः ऐसी स्थिति में तुरंत जांच करवाएं। कंठ या वाक यंत्र की टीबी ये अत्यंत संक्रामक होती है, अतः गंभीर टीबी से गला खराब होने की आशंका काफी बढ़ जाती है। यदि मैंने टीबी के बारे में इतना आपको बताया है, यदि फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और टीबी के बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और टीबी के रोगियों को पोषण की अधिक आवश्यकता होती है, कमज़ोर व्यक्तियों को टीबी ज़्यादा होती है, इसलिए कभी भी भूखे पेट काम पे न जाएं, कुछ न कुछ खा के जाए, जिससे कि संक्रमण होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें।